की तरफ से एक बार फिर से दिल्ली चलो मार्च के आह्वान को लेकर अलग अलग बॉर्डरों में एक बार फिर से हंगामे और बवाल की खबरें सामने आ रही है कि In India, thousands of farmers from northern India are marching towards the capital, New Delhi. तो आपको पता होगा जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि किसान पहले भी आंदोलन हुआ था, अब भी आंदोलन हुआ है। पहला आंदोलन जो हुआ था वो 3 कृषि कानून को जो फार्मर्स लॉ आए थे उनको बेसिस पे हुआ था। उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, ये बात करी थी कि फार्मर किसी भी मंडी से आता है वो किसी और मंडी में जाकर बेच सकता है, और फिर ये भी बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो प्राइवेट प्लेयर्स को अननेसेसरी, इवन प्राइवेट प्लेयर्स को और किसानों को अननेसेसरी परेशान नहीं करा जाएगा कोर्ट में, यानी अननेसेसरी लिटिगेशन नहीं लगाई जाएगी। अब किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है। किसानों से उस समय कहा गया था कि हम स्वामीनाथन फॉर्मूला लगाएंगे, अभी तक वो स्वामीनाथन फॉर्मूला नहीं लगाया गया है। उसके पीछे ये भी रीजन है कि ये WTO कंप्लायंस नहीं है, क्योंकि आपने WTO में पढ़ा होगा कि डिफरेंट सब्सिडीज होती है, एग्रीकल्चर की सब्सिडी कहते हैं। दोहा डेवलपमेंट राउंड में 3 तरह की सब्सिडी है, अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड रेड बॉक्स। तो बात ये है वो सब्सिडी जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, इस तरह की सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। तो स्वामीनाथन फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दिया गया तो वो ट्रेड डिस्टॉर्टेड होगा, और WTO में बहुत सारी डेवलप कंट्री हमें ऑलरेडी खींच चुकी है। WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड है वहां पर बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग USA हम सेटलमेंट बोर्ड पे हमें ले जा चुका है, और WTO की रूलिंग्स भी है इस पे। तो स्वामीनाथन फॉर्मूला अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज स्वामीनाथन फॉर्मूला? अभी तक आपने बस यही सुना होगा, स्वामीनाथन फॉर्मूला है, किसान डिमांड कर रहे हैं, ये है क्या? तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो MSP डिसाइड करने के फॉर्मूले होते हैं। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसका नाम है CACP, यानी एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। इसका काम है MSP को डिसाइड करना। लेटर ऑन ये अपनी रिकमेंडेशन भेजती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लास्ट डिसीजन लेती है। तो कुल मिलाकर पहले तो आपको यह समझना है कि CACP कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। अल्टीमेटली डिसाइड कौन कर रहा है MSP? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे ऑटोनोमस क्या होता है, जैसे RBI देखिए, तो RBI आपने सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। इट इज नोन एज ऑटोनोमी। लेकिन CACP जब MSP डिसाइड करती है, रिकमेंड करती है, तो कैबिनेट कमिटी के ऊपर है वो माने या ना माने। एवरीवन, तो क्या है, ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। तो एक तो किसान कह रहे हैं कि MSP को लीगलाइज करो। लीगलाइज का मतलब इसकी एक लॉ बनाओ और CACP को एक ऑटोनोमस बॉडी बनाओ, इसकी रिकमेंडेशन मानी जाए, सरकार की नहीं। एवरीवन, ऑटोनोमस बनाया जाए स्वतः। दूसरा, CACP अभी जो इस फॉर्मूले से MSP निकालती है उसे कहते हैं A2FL इंटू 50% मोर ऑफ दैट। 50% पहले A2FL समझते हैं। A2 कोई भी MSP डिसाइड करनी हो तो किसी भी, आपने सुना होगा बहुत सारी चीजों के लिए 32 क्रॉप्स के लिए MSP डिसाइडेड है, जिसमें आपने सुना होगा गेहूं भी मिलता है, सुगर केन है, कोपरा है, 5 तरह की दालें हैं, बहुत सारी क्रॉप्स पे MSP मिलता है। 32 क्रॉप्स पे वो निकाला कैसे जाता है? तो सबसे पहले उसे कहते हैं A2। A2 का मतलब है वो कोष जो किसान अपने खेतों में लगा रहा है, यानी वो सीड खरीद रहा है, फर्टिलाइजर ले रहा है, पेस्टिसाइड ले रहा है, बिजली ले रहा है, पानी ले रहा है, ये सब इनपुट कॉस्ट है ना। उस इनपुट कॉस्ट को A2 कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? A2। दूसरा कॉस्ट होता है FL। FL का मतलब, जैसे मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा भी रहा हूं और साथ के साथ मैनेजमेंट में भी हूं, तो क्या है, मेरी एक लेबर कॉस्ट है ना, पढ़ा रहा हूं तो। एवरीवन,
तो दिस लेबर कोस्ट इज नोन एज एफएल, यानी इंप्यूटेड लेबर कोस्ट। किसान अगर खेतों में काम कर रहा है तो उसकी एक लेबर कोस्ट है, एवरीवन, तो दैट इज नोन एज एफएल। तो इससे आज जो सीएसीपी एमएसपी डिसाइड करती है वो A2 प्लस एफएल पे करती है, यानी जो भी कोस्ट लगा है, इनपुट कोस्ट लगा है, प्लस किसान का भत्ता, स्लेवरी नहीं, लेबर, और जितनी भी कोस्ट आती है, यानी एवरेज कोस्ट जो भी आती है उसका 50% से ज्यादा देती है। यानी अगर मान लीजिए A2 प्लस एफएल 1 आया तो गवर्नमेंट 1.5 टाइम्स देगी, एवरीवन, 50% ज्यादा। अब स्वामीनाथन एक कमेटी बनी थी, कौन सी कमेटी थी? स्वामीनाथन। और स्वामीनाथन कमेटी को अगर आप देखेंगे तो 2006 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी और 2004-5 के करीब बनी थी। 2006 में इसने रिकमेंडेशन फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी और इसका कहना था कि अभी आप A2 प्लस एफएल पे कर रहे हो, ये मत करो, इससे है ना किसानों को नुकसान हो रहा है। आप C2 पे कोस्टिंग करो। C2 का मतलब ये कॉम्प्रेहेंसिव कोस्ट। आप कहेंगे कॉम्प्रेहेंसिव कोस्ट क्या है? हमने तो लेबर भी लगा लिया था, इनपुट भी लगा लिया था। मैं कह रहा हूं यहां पे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो एकेडमी है, एकेडमी का ऑफिस है, एकेडमी की क्लासरूम है, तो उसका रेंट जाता है ना। किसान का अगर खुद का भी लैंड है तो उसका रेंट नहीं होना चाहिए, इंप्यूटेड रेंट। आपका कैपिटल है तो इट शुड गिव द रेंट। लैंड हमने बचपन में पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में कि लैंड जब होता है तो उसका एक रेंट होता है, तो दैट रेंट इज नोन एज C2। यानी जब A2 प्लस एफएल में हम इंप्यूटेड रेंट लगा देते हैं, उस इंप्यूटेड रेंट को C2 कहते हैं। यानी C2 इज इक्वल टू A2 प्लस एफएल प्लस इंप्यूटेड रेंटल वैल्यू। और अगर इस स्वामीनाथन फॉर्मूला को मान लिया जाए, C2 लगा दिया जाए, तो आप देखेंगे जो कोस्ट है जैसे दिखाया गया है, अगर और किसानों स्वामीनाथन फॉर्मूला का कहना था, स्वामीनाथन कमीशन का कहना था C2 पे 50% दीजिए ना। आप सरकार किस पे दे रही है? A2 प्लस एफएल पे 50%। स्वामीनाथन क्या कह रहे हैं? C2 प्ले 50%। तो आप देखेंगे हर जगह, जैसे वीट पे अभी पर क्विंटल हमें 2200 रुपए मिल रहे हैं, 2275 के करीब। अगर C2 लगाया गया तो 200 रुपए बढ़ जाएंगे। पर क्विंटल की बात कर रहे हैं हम, टनेज में बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा ये। सेम हैपन्स विद बार्ले, सेम हैपन्स विद ग्राम, इसमें भी बहुत रेट बढ़ जाएंगे। देखिए आप, तो सरकार पे एक्स्ट्रा सब्सिडी की बर्डन आएगा। ठीक है, अब एमएसपी क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपने सबको पता होगा, जल्दी से आइए, एमएसपी क्या होता है। देखिए हुआ क्या कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो आपने देखा होगा गरीबी की रेखा से नीचे बहुत सारे लोग थे और मोस्टली लोग जो थे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के कारण क्या होता है आप समझिए, 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। खारिफ सीजन होता है, रावी सीजन होता है, जैद सीजन होता है। जब मान लीजिए वीट आपने रोपी और वीट को हार्वेस्ट कर रहे हैं रावी सीजन में, यानी मार्च अप्रैल के महीने में, तो आप देखिए इस वीट को हर कोई हार्वेस्ट कर रहा है, हर कोई इसे कटाई कर रहा है, तो मार्केट में रेट नहीं मिल पाता। रेट नहीं मिल पाता तो डिस्ट्रेस सेलिंग होती है। क्यों? हर कोई अपना वीट ले आया मंडी में, लेने वाले कम हैं, तो रावी के सीजन में वीट का रेट नहीं मिलता, खारिफ के सीजन में राइस का रेट नहीं मिलता। खारिफ के सीजन में वीट महंगा हो जाता है, रावी की सीजन में राइस महंगा हो जाता है। तो सरकार ने कहा ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, मार्केट को एक रेफरेंस प्राइस देंगे। क्या देंगे? रेफरेंस प्राइस। और रेफरेंस प्राइस पे मार्केट, रेफरेंस प्राइस से ऊपर ही मार्केट खरीदे, नहीं तो किसान हमें इसे एमएसपी पे प्रोक्योर करा दे। क्या करा दे? प्रोक्योर। तो होता क्या है,
फार्मर है, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं बेचने की। यानी उसने किसी भी अगर अनाज की कटाई करी, या तो वो एपीएमसी मंडी में अनाज बेच सकता है, या वो एमएसपी पर एफसीआई को प्रोक्योर करा सकता है। अगर उसे मार्केट में रेट ज्यादा मिल रहा है तो मार्केट में बेचता है, और अगर मार्केट में रेट कम मिल रहा है तो वो एफसीआई को प्रोक्योर करा देता है। एवरीवन, एफसीआई से ये आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जाता है, और वहां से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे राशन शॉप कहते हैं, वहां पर राशन शॉप में एफसीआई पे रखा हुआ जो अनाज होता है उसे गरीबों में बांटा जाता है। एवरीवन, तो दिस इज एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एमएसपी एंड स्वामीनाथन कमिटी। किसानों का कहना है मुझे स्वामीनाथन कमिटी के बेसिस पे एमएसपी मिलना चाहिए, एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो संशोधन 2020 में करा है, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग करी है। स्मार्ट मीटरिंग में यह है कि पहले गांव में आपने देखा होगा जो घर की लाइन थी वही खेतों की लाइन थी, और खेतों में जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बिजली मिलती है, उस पर सब्सिडी मिलती है। गवर्नमेंट ने क्या करा कि दोनों फीडर डिफरेंट कर दिए, घर को अलग इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, खेतों को अलग मिलेगी। खेतों वाली इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडी मिलेगा, घर वाली इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसे स्मार्ट मीटरिंग कहते हैं। फिर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ इसमें इलेक्ट्रिसिटी में। सरकार प्राइवेटाइजेशन भी करना चाह रही है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की। तो किसानों का कहना है एक बार प्राइवेटाइजेशन हुआ तो हमारा जो ये डीबीटी है, जो सरकार सब्सिडी दे रही है, ये भी किसी दिन बंद हो जाएगा। तो वो 2020 का जो संशोधन है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उसे भी चैलेंज कर रहे हैं। एवरीवन, थोड़ा टेक्निकल है, जिन्होंने पढ़ रखा है क्लास में उन्हें ही समझ में आएगा। ये वैसे भी हमने बहुत टेक्निकल इसलिए बनाया है बिकॉज इट इज फॉर आईएएस स्टूडेंट्स।